हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। उस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने यहाँ पे एक भी वीडियो नहीं देख रखी है, एक भी सेट यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे प्लेलिस्ट का। तो एक ही प्लेलिस्ट में हम यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले एग्जाम से पहले, उसमें आपको सारे सेट यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, साथ ही साथ आई बटन पे भी दे रखा है। तो वहाँ पे जाके भी आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियोस को। और अगर आपने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज अगर हमारी नहीं देख रखी है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आपके यहाँ पे सॉल्व कराए थे, जीके के जितने आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके, प्लस हमने यहाँ पे इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स के भी हमने यहाँ पे पिछले 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करे हुए हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखी तो उसको भी जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। साथ ही साथ उसको सॉल्व करने पर आपके यहाँ पे खुद प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब ना वीडियो को शुरू करने से पहले लास्ट में मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो यहाँ पे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर आपको जैसी भी वीडियो लग रही है, आपका कोई सजेशन है या फिर आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे ही मिलेगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमसे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको जैसे पता होगा यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन की, यहाँ पे उसकी +1 भी होती है और -1 भी होती है। ठीक है, जैसे -1 कहाँ कहाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिलती है मेटल हाइड्राइड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलती है मेटल हाइड्राइड्स में। बेसिकली आपको यहाँ पे -1 देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम +1 की बात करें तो ये हमें देखने को मिलती है यहाँ पे कंपाउंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको यहाँ पे देख पता होनी चाहिए। तो इससे आप यहाँ पे एक चीज़ तो अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे ऑलवेज जीरो तो होने नहीं वाला है, यहाँ पे ना ही ऑलवेज वन होने वाला है, ना ही ऑलवेज -1 होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन हैव मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। ठीक है, तो इनमें से आपका एलिमेंट कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है डायमंड आपका एक एलिमेंट है। अब देखो, एलिमेंट आपके बेसिकली क्या होते हैं, जो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब केमिकली रिएक्शन यहाँ पे उनका नहीं होता है, ये आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डायमंड की बात करते हैं, ठीक है, तो डायमंड आपका यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के साथ यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता है हाई टेम्परेचर पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे केमिकली सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये। ठीक है, एक तरीके से हम यहाँ पे ये भी बोलते हैं। फिर आपको पता है कि डायमंड आपका क्या है, एक कार्बन का एलोट्रोप है, जिसका यहाँ पे रिजिड आप यहाँ पे बोलते हो शेप होता है, जिसका शेप क्या है यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन का यहाँ पे इसका शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना। उसके अलावा अगर हम बाकी सब की बात करते हैं, तो बाकी सब आपके यहाँ पे जेमस्टोन्स वगैरह है। ठीक है, सफ़ायर या फिर रूबी या टोपेज, जो ये सब आपके हैं, ये सब आपके यहाँ पे जेमस्टोन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये आंसर नहीं होने वाले। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। ये सब आपके यहाँ पे क्या है, मिनरल्स वाले आपके यहाँ पे जेमस्टोन्स हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, डायमंड है, जो कि आपका एक कार्बन का एलोट्रोप है, जो कि आपका यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका यहाँ पे शेप होता है टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, फर्स्ट आपका यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे एक आरएनए बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एडेनिन यहाँ पे दोनों में होता है। मतलब यहाँ पे जब हम बात करते हैं आरएनए और डीएनए की, तो देखो डीएनए और आरएनए में ना 3 चीज़ आपके यहाँ पे सेम होती हैं, और एक ही आपका जो बेस है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एडेनिन आपका यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे आंसर। ग्वानिन भी आपका यहाँ पे क्या, आरएनए डीएनए दोनों में होता है। साइटोसिन भी आपका यहाँ पे आरएनए डीएनए दोनों में ही होता है। पर थाइमाइन जो है यहाँ पे, ये आपका मिलता है डीएनए में। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, नॉट पूछा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा आपका आरएनए का बेस नहीं होता है। तो यहाँ पे थाइमाइन नहीं होता है, क्योंकि वो डीएनए का बेस होता है। अब आरएनए का फोर्थ बेस कौन सा होता है, तो वो आपका यहाँ पे होता है यूरेसिल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो सिर्फ एक ही यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस होता है यहाँ पे, बाकी 3 आपके यहाँ पे सब में सेम होते हैं। ठीक है, दोनों में यहाँ पे सेम होते हैं। तो बस आपको यहाँ पे इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रोमियम ऑक्साइड जो आपकी यहाँ पे होती है, जब हम उसको यहाँ पे पेंट में यहाँ पे बेसिकली यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो पेंट का कौन सा कलर यहाँ पे बना देती है। ठीक है, मतलब पेंट को कौन से कलर में यहाँ पे आपके कन्वर्ट कर देती है। तो इसका आंसर यहाँ पे होने वाला है ग्रीन कलर में। ठीक है, तो देखो, जो आपके यहाँ पे पेंट होते हैं ना, वो पेंट आपके किस किस से बने होते हैं, यहाँ पे पिगमेंट्स वगैरह से बने होते हैं, और उसमें से एक पिगमेंट आपका यहाँ पे है ये क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है कि ये आपका क्या है, एक पिगमेंट है, जब आप यहाँ पे यूज़ करते हो इसको यहाँ पे पेंट्स में। अब देखो, इसके अलावा भी आपके यहाँ पे बहुत सारे और भी पिगमेंट है, क्योंकि आपने देखा है कलर अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला अगर हम यहाँ पे देखते हैं,
तो वो है आपका यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड आपका यहाँ पे पेंट को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो रेड कलर का पेंट अगर आप देखते हो तो उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे मिला हुआ होता है। फिर उसके बाद अगला है हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड आपके यहाँ पे पेंट को ब्लू कलर दे देता है। फिर अगले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगला यहाँ पे आ जाता है हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेसिकली आपके यहाँ पे पेंट को व्हाइट कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर की, तो वो आपका देता है यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे कौन सा कलर देता है यहाँ पे पेंट को, तो ये आपका देता है यहाँ पे ब्लैक कलर। और लास्ट यहाँ पे आपका बचा है वो है आपका यहाँ पे बेंजीडाइन, ठीक है। तो बेंजीडाइन येलो जो आपका है, तो इसके नाम में ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्या देता है आपको यहाँ पे येलो कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बस बेंजीडाइन भी दे सकता है यहाँ पे ऑप्शन में, तो इससे भी आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि कौन सा कलर यहाँ पे ये बनाएगा, तो ये बनाता है आपका यहाँ पे येलो कलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कलर्स है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैंने ये बता दिया। तो आपको बस इतनी चीज़ यहाँ पे याद रख लेनी है। और इन पिगमेंट्स की वजह से यहाँ पे पेंट आपका यहाँ पे कलरफुल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है कि जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं पेंट की, तो पेंट्स में पिगमेंट्स मिले हुए होते हैं और पिगमेंट्स की वजह से ही आपके पेंट क्या होते हैं, कलरफुल आपको यहाँ पे दिखते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पिगमेंट्स है ये मैंने आपको बता दिया, उनसे क्या कलर बन सकता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे सारे याद कर लेने हैं, इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन कलर में, ये बेसिकली यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पे इसको ग्रीन कलर में दे देता है, ठीक है, पेंट को यहाँ पे ग्रीन कलर बना देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बेसिकली फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पे हमें दे रखा है 46 ग्राम ऑफ सोडियम 23, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो 23 है बेसिकली यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पे मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बस याद रख लेनी है, ये आपका क्या है यहाँ पे मोलर मास आपको दे रखा है यहाँ पे सोडियम का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, मतलब सिंबल क्या होता है, Na होता है, ठीक है। फिर 46 ग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है, वो क्या है आपका यहाँ पे बेसिकली ये है आपका यहाँ पे मास, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछ रखा है नंबर ऑफ एटम, तो आपको यहाँ पे बस एक सिंपल फॉर्मूला लगाना था आपको यहाँ पे। नंबर ऑफ एटम आपका इक्वल्स टू होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और इनटू आपका यहाँ पे आ जाता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे ये दे रखा है एवोगैड्रो नंबर, यही आपका आ जाता है। तो इसको मैं अभी ए भी लिख दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे इससे आइडिया लग गया यहाँ पे मैं किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे होता है मास, जो आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे 46 आपको यहाँ पे दे रखा है, और उसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे अपने मोलर मास से, जो भी हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। दोनों ही हमें बेसिकली यहाँ पे हमें दे रखे हैं। तो इससे अगर आप यहाँ पे देखो तो 46 आपका क्या है, ये मास है। फिर उसके बाद हमें मोलर मास भी दे रखा है, वो है 23। तो इसको आप डिवाइड करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 2, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, और हमें यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे बेसिकली इन्होंने दे रखा है n होता है, ठीक है। तो मतलब n दे रखा है, इन्होंने वैल्यू नहीं दी है। और यहाँ पे ऑप्शन में भी अगर आप देखो यहाँ पे सिर्फ n दे रखा है, तो यहाँ पे देखो याद रख लेना, ये आपका बेसिकली PYQ है, ठीक है। 2017 का आपका यहाँ पे ये PYQ है, तो इसलिए मैंने आपको इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया इस पर्टिकुलर अपने प्रैक्टिस सेट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, हमारे पास 2 मोल्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आप अब आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 है। एवोगैड्रो नंबर की जगह इन्होंने सिर्फ n दे रखा है, तो हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में भी सिर्फ n ही दे रखा है। तो यहाँ पे 2n आप यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर है 2n, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे ये दो फॉर्मूले यहाँ पे याद रख लेने, नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए था कैसे निकालते हैं, और उसका यहाँ पे कैलकुलेशन भी अगर आप देखो तो बहुत इजी कैलकुलेशन था, ठीक है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं था। और यहाँ पे और उसके बाद भी और ज़्यादा इजी इन्होंने दे दिया, जब यहाँ पे इन्होंने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू की जगह सीधा उन्होंने बोला कि यहाँ पे बस आप n पुट कर दो, ठीक है। तो इससे और भी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो गया। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 2 आ गया, अब डायरेक्ट आप यहाँ पे 2n आंसर यहाँ पे मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है थर्ड ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि ब्राइट लाइट इज फाउंड टू इमिट फ्रॉम फोटोग्राफर्स फ्लैश गम। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपके यहाँ पे फोटोग्राफर्स आते हैं, ठीक है, तो उनके पास जो कैमरा होता है उसमें एक फ्लैश लाइट भी होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि उस पर्टिकुलर ब्राइटनेस को हम लोग जो यहाँ पे प्रेजेंस करते हैं, मतलब यहाँ पे जो देखते हैं, वो किसकी वजह से हम यहाँ पे देख पाते हैं, कौन सी नोबल गैस की वजह से हम यहाँ पे उनको देख पाते हैं, ठीक है। या फिर आप बोलो किसकी वजह से वो यहाँ पे देख पाते हैं, प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 ज़ेनॉन। और इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आप बोलो यहाँ पे सिंबल क्या है, Xc यहाँ पे इसका सिंबल है। और जितनी भी आपके यहाँ पे नोबल गैसेस होती हैं, ये सब आपकी यहाँ पे 18th ग्रुप में प्रेजेंट होती है। और ये 18 ग्रुप में क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये यहाँ पे किसी से भी ये रिएक्ट नहीं कर पाती है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि आर्गन और नियॉन जो आपके यहाँ पे हमने फिजिक्स में देखा था, ये आपकी यहाँ पे यूज होती है यहाँ पे बल्ब में, ठीक है। बल्ब में यहाँ पे आप जो गैसेस भरते हो, तो उनमें आप यहाँ पे आर्गन और नियॉन को भरते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम आपने यहाँ पे देख पता होगा आपको यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे इसको बैलून्स में भरते हैं, ठीक है। तो बैलून्स में जो आपको यहाँ पे गैस आप भरते हो, जो मतलब यहाँ पे जब आप खरीद के लाते हो वो वाली गैस बोल रहा हूँ, अगर खुद से भर रहे हो तो वो अलग है, ठीक है। जो आप यहाँ पे भरते हो तो वो क्या है आपका, यहाँ पे आप ज़्यादातर हीलियम वगैरह से आप भरते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको यहाँ पे ज़ेनॉन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड कलर टू फ्लेम, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे फ्लेम टेस्ट से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है। और ये भी आपका यहाँ पे क्या है, एक PYQ ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसका यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है स्कॉन्शियम, ठीक है। तो ये आपका जो एलिमेंट है, ये आपका यहाँ पे रेड कलर बेसिकली देता है फ्लेम को। अगर हम यहाँ पे बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं इनकी बात करते हैं, तो जो आपका बेरियम है, ये आपको देता है यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे फ्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर देता है ये फ्लेम को। फिर उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम आपको देखता है यहाँ पे ऑरेंज से रेड, ठीक है। तो ऑरेंज और रेड मतलब यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे कुछ कलर देखने को मिलेगा ऑरेंज प्लस रेड से। तो यहाँ पे कंप्लीट रेड नहीं देता है, यहाँ पे ये ऑरेंज और रेड कलर का यहाँ पे आपको देता है। जैसे ब्रिक का थोड़ा थोड़ा कलर होता है ना, तो वैसा आपको यहाँ पे कलर देता है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो ये आपको देता है यहाँ पे वाइट कलर, ठीक। और अगर हम यहाँ पे एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉपर, तो कॉपर आपको यहाँ पे देता है ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे बस याद रख लेना है, यहाँ पे ये देता है क्या, ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे होने वाले हैं आपके फ्लेम टेस्ट से रिलेटेड। तो ये चीज ये सब आपको यहाँ पे बस पता होने चाहिए थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है स्क्रॉन्शियम, जो आपका यहाँ पे रेड कलर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। अब यहाँ पे देखो जो आपका ये इवेपोरेशन वाला है ना, यहाँ पे ये केमिस्ट्री वाले से हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मैटर जहाँ पे आपको बेसिकली पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हम जब भी हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो यहाँ पे चार चीज़ों पे डिपेंड होता है। पहला आपका यहाँ पे होता है टेम्परेचर। जैसे अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो आपका इवेपोरेशन भी क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो, तो इस केस में आपका यहाँ पे इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। और इसके ऊपर यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे गए कि जो आपके यहाँ पे कौन से चीज़ को बढ़ाने पे बेसिकली आपका यहाँ पे इवेपोरेशन यहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो उसमें आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए ह्यूमिडिटी। क्योंकि सिर्फ चार आपके यहाँ पे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसपे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे विंड स्पीड। और इसको भी जब आप बढ़ाते हो, तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे मास का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ जो आपका यहाँ पे रह गया, वो आपका यहाँ पे सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब सरफेस एरिया आप यहाँ पे बढ़ाते हो, तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे भी आपका यहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये चार आपके यहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपका यहाँ पे इवेपोरेशन डिपेंड होता है। और इन चारों में सिर्फ आपका एक ह्यूमिडिटी ऐसा है, अगर आप उसको बढ़ाते हो तो आपका यहाँ पे इवेपोरेशन क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज करता है। बाकी तीनों में अगर आप तीनों को बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, वहाँ पे डायरेक्टली आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि यहाँ पे इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बस आपका यहाँ पे एक ह्यूमिडिटी है जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ रखा है जो आपका यहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन होता है। तो इसमें बेसिकली आपसे पूछा है कि इनमें से क्या चीज़ है यहाँ पे, जो ऑप्शन में आपको दे रखा है, जो यहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे पता है वाटर आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एल्कोहल भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और पोटेशियम आयोडाइड भी यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, ठीक। अब आपका यहाँ पे प्रेजेंट क्या नहीं होता है, वो आपका यहाँ पे होता है एसीटोन। क्योंकि एसीटोन हम यहाँ पे बेसिकली हम लोग जनरली यहाँ पे यूज़ करते हैं जब आपके यहाँ पे मान लो नेल पॉलिश आपने किसी ने कर रखी हो, उसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे एसीटोन यूज़ करते हो। मान लो यहाँ पे आपके पास पेंट किया हुआ है यहाँ पे कहीं पे, उसको अगर आपको हटाना है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे एसीटोन ही यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पेंट, नेल पॉलिश, इन सबको यहाँ पे रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे एसीटोन का ही यहाँ पे यूज़ करते हो। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन की, तो ये आपका एक क्या है, एंटीसेप्टिक आपका यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक आपका यहाँ पे ये क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस याद रख लेनी है। और यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन में भी, ठीक है। और यहाँ पे याद रख लेना कि यहाँ पे जब भी बात हो रही है टिंचर ऑफ आयोडीन की, तो इसमें आयोडीन की जो यहाँ पे आप बोलो यहाँ पे जो वैल्यू है, मतलब जो यहाँ पे इसकी मात्रा है यहाँ पे, वो यहाँ पे कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर यहाँ पे जो इसके आप बोल सकते हो जो इसके पार्ट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, एसीटोन होने वाला है। यहाँ पे ये आपका टिंचर ऑफ आयोडीन में प्रेजेंट नहीं होता है,
क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको रीज़न भी बता रखा है और यहाँ पे साथ ही साथ कहाँ-कहाँ यूज़ होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि माउंट हेरियट जो आपका है यहाँ पे, वो कौन से आइलैंड पे आपका यहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आपका प्रेज़ेंट है अंडमान एंड निकोबार पे, ठीक है। अब उसमें आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि अंडमान एंड निकोबार के आपके कौन से आइलैंड पे आपका ये प्रेज़ेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ये जो पर्टिकुलर आपका यहाँ पे माउंटेन है, ये आपका यहाँ पे प्रेज़ेंट है साउथ अंडमान पे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है माउंट थूलियर, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि माउंट थूलियर कहाँ देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे ग्रेट निकोबार पे देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे नॉर्थ अंडमान में आपको देखने को मिलता है सैडल पीक, ठीक है। तो सैडल पीक जो आपकी है यहाँ पे, ये भी आपको देखने को मिलती है और इसके ऊपर भी यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो जो आपका यहाँ पे सदर्न पॉइंट है यहाँ पे, वो आपका कौन सा है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो बता रहा हूँ यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे वो देखनी है, यहाँ पे सुननी है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे, एक सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि ओनली वॉल्केनो या ऑफ इंडिया, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा बैरन आइलैंड, ठीक है। तो बैरन आइलैंड पे हमारा इकलौता आप बोल सकते हो यहाँ पे वॉल्केनो है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे जैसे अंडमान आइलैंड्स आपके यहाँ पे ऊपर होते हैं और निकोबार आइलैंड्स अलग होते हैं, तो इनको मिला के हमने यहाँ पे इनको बना रखा है अपना यहाँ पे एक यूटी, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार हमारे यहाँ पे यूटी है। तो इसके बीच से यहाँ पे कौन सा डिग्री ऑफ चैनल यहाँ पे पास होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल बेसिकली यहाँ पे पास होता है, जो कि अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से यहाँ पे सेपरेट करता है, ठीक है। फिर अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन यहाँ पे अलग करता है, तो वो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 डिग्री चैनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कैसे याद रख लेना है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। तो सबसे ऊपर आपका यहाँ पे आ जाता है नॉर्थ अंडमान, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर अंडमान नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो नॉर्थ अंडमान आपका सबसे पहले आ गया, फिर आपका यहाँ पे आ गया मिडल अंडमान, ठीक है। फिर मिडल के बाद आपका यहाँ पे आ गया साउथ अंडमान और साउथ के बाद आपके यहाँ पे आ गया लिटिल अंडमान। तो अब यहाँ पे ये जितने भी हैं यहाँ पे आपके अभी तक, ये सब क्या है यहाँ पे, ये आपके अंडमान है, ठीक है। अंडमान आइलैंड्स है बेसिकली, और ये आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो इस सीक्वेंस में आपके यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे लगेंगे आपके यहाँ पे ये अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपका यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो निकोबार आइलैंड्स में आपके सबसे पहले आता है आपके यहाँ पे कार निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कार निकोबार लिख दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के पास हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपके यहाँ पे ये लगेंगे आपके निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो अब इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, और उसके बाद बीच के आपके यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे नॉर्थ से साउथ इनको लगा सकते हो। ये आपको यहाँ पे याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी यहाँ पे आपका यहाँ पे कैपिटल क्या है यहाँ पे, तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी कैपिटल क्या है यहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर आपकी यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये आपको देखने को मिलेगी साउथ अंडमान में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो आइलैंड्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अभी के लिए सबसे ज़्यादा न्यूज़ में जो आपका आइलैंड है वो आपका है यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है। क्योंकि मालदीव्स के यहाँ पे केस के बाद से लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए, तो उससे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चाहे करंट अफेयर में मिले या फिर ज्योग्राफी में मिले, पर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो वो ज़रूर आप यहाँ पे करके जाना। पर साथ साथ आपको यहाँ पे अंडमान भी यहाँ पे करके जाना है, अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि आपका आइलैंड यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ में है यहाँ पे लक्षद्वीप, तो उसकी वजह से यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार से भी रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ अंडमान हो जाएगा, जहाँ पे आपका माउंट हेरियट आपका प्रेजेंट है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है, इफ़ करेंट टाइम एट लंडन इज़ 4 AM। तो देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे आपकी जो ग्रीनविच लाइन होती है, ठीक है, वो आपके यहाँ पे कहाँ से जाती है, वो आपके यहाँ पे लंदन से होती हुई जाती है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे बना लेते हैं डायग्राम, तो ये आपका मान लो ये ग्रीनविच लाइन है और यहाँ पे ये आपका है लंदन, ठीक है। जो मैंने आपके यहाँ पे डॉट बनाई है इस लाइन पे, ये आपका यहाँ पे लंदन, और हमें बोल रहा है कि यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में 4 बज रहे हैं, ठीक है। फिर हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि इफ़ यू आर लिविंग एट 67.5 डिग्री ईस्ट, मतलब अब ईस्ट किस साइड होगा, इस साइड आपका यहाँ पे ईस्ट होगा लंदन से, और इस साइड आपका यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 67.5 डिग्री ईस्ट पे आप यहाँ पे रह रहे हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम एट योर लोकेशन, मतलब जब यहाँ पे लंदन में 4 बज रहे हैं, तो उस सेम बजे मतलब उस सेम टाइम पे आपके यहाँ पे आपकी लोकेशन पे कितना टाइम यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है और आपको यहाँ पे बेसिकली लॉन्गिट्यूड दे दिया है, ठीक है, 67.5 डिग्री। तो देखो आपको यहाँ पे पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो, तो ये आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दे रखी है, ये क्या आपके यहाँ पे ये होती है आपके यहाँ पे लैटिट्यूड।
ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये वर्टिकल में दिख रही है, ये आपकी होती है यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ जो पता होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कि 1 डिग्री जब आप यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में मूव करते हो, जैसे यहाँ पे अगर इस साइड आप यहाँ पे मूव करोगे, तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे मूव करोगे तो यहाँ पे 4 मिनट यहाँ पे आपके टाइम में इंक्रीज़ हो जाएँगे, ठीक है? चाहे आप इस तरफ मूव कर रहे हो या इस तरफ मूव कर रहे हो, हर 1 डिग्री पे आपके 4 मिनट क्या हो जाएँगे, यहाँ पे इस तरफ में इंक्रीज़ होएँगे और इस तरफ में डिक्रीज़ होएँगे, ठीक है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। जब भी आप यहाँ पे लंदन से ईस्ट की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 4 मिनट इंक्रीज़ होएँगे, पर यहीं पे अगर आप यहाँ पे वेस्ट की तरफ जाओगे लंदन से, तो हर 1 डिग्री पे यहाँ पे हमारे 4 मिनट डिक्रीज़ होएँगे, ठीक है? तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ क्यों होंगे, आपको जैसे हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा इंडिया होता है, तो इंडिया हमारे यहाँ पे लंदन से ईस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है? तो और हमें यहाँ पे पता है कि लंदन से हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया का टाइम लंदन से आगे चलता है। तो इससे आप यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा सकते हो वो किस लिए होता है, वो यहाँ पे इसी की वजह से होता है कि हमारा हमारा जो ग्रीनविच लाइन है उसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान के चलते हैं। तो हर 1 डिग्री ईस्ट पे बढ़ने पे हमारा 4 मिनट यहाँ पे इंक्रीज़ होता है और वहीं पे हर 1 डिग्री वेस्ट में बढ़ने पे हमारे 4 मिनट यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज़ होते हैं, ठीक है? अब आपको इतना अगर ये चीज़ पता थी तो आप यहाँ पे बस सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। तो 67 इंटू 5 मतलब 67.5 अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका यहाँ पे 270 आपके यहाँ पे मिनट्स आ जाएँगे, ठीक है? ये मिनट्स आएँगे क्योंकि हम यहाँ पे 4 मिनट्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। तो 270 आपके क्या आ गए यहाँ पे, मिनट्स आ गए, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है। अब इसको यहाँ पे मिनट्स को आप यहाँ पे आवर में कन्वर्ट कर दो, तो 270 को यहाँ पे आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना आ जाएगा, 0-0 कैंसल, यहाँ पे आपका बन जाएगा 4.5, ठीक है? तो यहाँ पे 4.5 आवर आपके यहाँ पे बन जाएँगे। अब देखो अब हम यहाँ पे ना ईस्ट में मूव कर रहे हैं, मतलब हमारा क्या है यहाँ पे कि हमारा जो टाइम आएगा वो 4 एएम से ज़्यादा आएगा, ठीक है? मतलब 4 एएम प्लस 4.5 आएगा, मतलब हमारा कितना बज रहा होगा अभी उस टाइम पे, 8.5 बज रहा होगा, मतलब यहाँ पे 8:30 बज रहा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर लेना, 8:30 एएम उस टाइम पे हमारे यहाँ टाइम हो रहा होगा यहाँ पे 67.5 डिग्री ईस्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, 8:30 एएम आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है? 8:30 पीएम नहीं होगा, 8:30 एएम होगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रख लेनी है और यहाँ पे बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, 8:30 एएम, ऑप्शन नंबर 1। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैप बेस्ड बेसिकली आपको यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अरेंज करनी है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे रिवर्स दी हुई है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ठीक है? तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, सबसे पहले आपकी यहाँ पे आ जाएगी नर्मदा, ठीक है? यहाँ पे हमें पता है कि जो आपकी यहाँ पे नर्मदा होती है वो बेसिकली यहाँ पे फ्लो किस किस के बीच में करती है, तो आपकी ये फ्लो करती है विंध्यान जो आपके यहाँ पे रेंजेस है उसके बीच में, और उसके बाद यहाँ पे सतपुरा के बीच में, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे पता है, और इस सतपुरा के नीचे आपकी यहाँ पे चलती है ताप्ती, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड पे आपका क्या ऑप्शन आने वाला है, यहाँ पे वो आने वाला है यहाँ पे ताप्ती, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गई, सेकंड आपका यहाँ पे ताप्ती, और ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि नर्मदा आपके यहाँ पे विंध्यान रेंज और यहाँ पे सतपुरा के बीच में चलती है, और जो आपकी ताप्ती और नर्मदा के बीच में कौन सी रेंज आती है, तो आपकी आती है यहाँ पे सतपुरा रेंज, ठीक है? अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो 1 एंड जो आपका 3 है, ये आपका यहाँ पे आंसर तो हर एक में दे ही रखा था, तो आप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होती ही नहीं, ठीक है? अब आपको यहाँ पे अगली जो आपको यहाँ पे पता चलनी चाहिए, अब देखो अगली आपको यहाँ पे पता चलनी चाहिए, वो आपकी है यहाँ पे गोदावरी, ठीक है? तो गोदावरी आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिखेगी, जो आपको यहाँ पे 5 जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, तो 2 ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो गोदावरी के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे कृष्णा, ठीक है? तो यहाँ पे फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कृष्णा हो जाएगा, लास्ट आपका है यहाँ पे कावेरी। तो ये सीक्वेंस जो है ना आपका यहाँ पे साउथ रिवर्स का, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आपको सिटीज़ में अरेंज करने को दे देता है, कभी रिवर्स दे देता है, कभी यहाँ पे नेशनल पार्क भी दे देता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इन सब की लोकेशंस पता होनी चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि अगर आप, जैसे एक बार क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे, मैंने पीवाईक्यू में सॉल्व भी करा है, कि अगर आप बैंगलोर से दिल्ली जा रहे हो तो आप कौन कौन सी रिवर को यहाँ पे क्रॉस करते हुए जाओगे, ठीक है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने कि बैंगलोर से जाते हुए दिल्ली तक आप कौन कौन सी रिवर को क्रॉस करते जाओगे। तो सबसे पहली रिवर आप जो क्रॉस करोगे वो सबसे पहले आएगी, फिर अगली ऐसे करके, ठीक है? तो ऐसे टाइप के भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो आपका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 13524, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ बाल्टिक नेशन, ठीक है? अब देखो बाल्टिक नेशन जो आपका यहाँ पे है, तो बाल्टिक नेशन आपका जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 1 जब आपकी यहाँ पे हुई थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे नेशंस को यहाँ पे नाम दिए गए थे जो यहाँ पे बाल्टिक सी के साथ बेसिकली कनेक्टेड थे, ठीक है? और यहाँ पे साथ ही साथ जो यहाँ पे रशियन एम्पायर से यहाँ पे अलग हुए थे, ठीक है? तो ये चीज़ बस आप यहाँ पे याद रख लेना कि जो आपके यहाँ पे बाल्टिक सी है उसके साथ कनेक्टेड थे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपके रशियन एम्पायर से यहाँ पे जो आपके अलग हुए थे, ठीक है? उसको यहाँ पे हम इन्होंने यहाँ पे नाम दिया था बाल्टिक नेशन का, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इस नेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एस्टोनिया,
लातविया और लिथुएनिया, ठीक है। तीनों ही आपके यहाँ पे ये क्या है, बाल्टिक नेशंस है। और कौन सा नहीं है, तो ये आपका है यहाँ पे पोलैंड। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, पोलैंड आपका यहाँ पे बाल्टिक सी के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इससे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये जो आपके यहाँ पे टर्म आपकी यहाँ पे यूज हो रही है, ये यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से यहाँ पे बेसिकली उसके बाद से यहाँ पे यूज हो रही थी। इसलिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे 3 बाल्टिक नेशन है, और यहाँ पे ये तीनों आपके यहाँ पे बाल्टिक सी के साथ भी यहाँ पे कनेक्टेड है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो बताया जाता है यहाँ पे कि इनको इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे रशियन एम्पायर्स थे, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे बाल्टिक नेशन यहाँ पे बेसिकली पड़ा था बस, ठीक है। पोलैंड भी यहाँ पे आपका बाल्टिक सी से कन्वर्ट आपका यहाँ पे कनेक्ट रहता है। बस आपको बस उतना यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना है, पोलैंड होने वाला है, जिसको हम लोग बाल्टिक नेशन नहीं मानते हैं ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंडमान एंड निकोबार हैज हाई कोर्ट इन विच स्टेट, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार क्या है, यहाँ पे आपकी एक यूटी है और ये आपके क्या है, आइलैंड्स है। तो इनकी जो हाई कोर्ट है ये आपको मिलेगी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। मतलब आपको जहाँ पे पता होगा यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आर्टिकल 231 है, तो 231 क्या कहता है यहाँ पे बेसिकली कि यहाँ पे आपकी कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की। और साथ ही साथ यहाँ पे या तो स्टेट प्लस यूटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 स्टेट या फिर उससे ज़्यादा स्टेट या फिर एक स्टेट एक यूटी, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे दो से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे स्टेट यूटी मिला के कैसे भी यहाँ पे उनकी एक कॉमन हाई कोर्ट यहाँ पे हो सकती है। तो उसी के थ्रू यहाँ पे जो आपके यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की हाई कोर्ट है, वो बेसिकली आपके यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट है वही यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की भी आपकी यहाँ पे हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि यहाँ पे अंडमान निकोबार के बाद लक्षद्वीप की हाई कोर्ट आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है, तो उसका आपका आंसर होगा यहाँ पे केरला, ठीक है। ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि लक्षद्वीप की जो यहाँ पे हाई कोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कहाँ पे, केरला में। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो लक्षद्वीप की यहाँ पे आपको हाई कोर्ट देखने को मिलती है यहाँ पे केरला में। ये आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आपकी अगर आप देखोगे आपकी यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की, ठीक है, तो दोनों की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सिमिलर, एक ही हाई कोर्ट है, उनकी कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए। ज़्यादातर आपकी यहाँ पे यूटीज़ की यहाँ पे कॉमन होती है, उनकी जो भी जहाँ पे भी वो यूटी प्रेजेंट होती है जिसके पास भी स्टेट पे, तो उनकी यहाँ पे वही आपकी सिमिलर हाई कोर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए इनके हाई कोर्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके यहाँ पे वेस्ट बंगाल में अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच आर्टिकल टेल्स दिस सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको मिलेगा यहाँ पे डीपीएसपी में, जो कि आपका है यहाँ पे पार्ट 4। और यहाँ पे कहाँ कहाँ से आर्टिकल शुरू है, यहाँ पे 36 से लेके 51 तक आपको बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलेंगे यहाँ पे डीपीएसपी के, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि फंडामेंटल राइट आपका यहाँ पे पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4A में आपको यहाँ पे मिलेगी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगले में बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे सेपरेट करना है यहाँ पे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, तो ये आपका मिलेगा आपको आर्टिकल 50 में। ये आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर हम यहाँ पे डीपीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। और आपका एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 44, ठीक है। 44 किसकी बात करता है, 44 आपके यहाँ पे बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, यूसीसी मतलब क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 49 की, तो 49 आपका यहाँ पे डीपीएसपी में ही है। और 49 आपका यहाँ पे बताता है कि हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को और जो भी हमारे यहाँ पे प्लेसेस वगैरह हैं या फिर कोई भी हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, उनको हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जो भी हमारे यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस के यहाँ पे मॉन्यूमेंट वगैरह हैं, प्लेसेस हैं या फिर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर 51 आपको यहाँ पे बताता है कि हमें यहाँ पे मेंटेन करके रखनी चाहिए हमारे पास मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी यहाँ पे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, हमें यहाँ पे प्रमोट भी करना चाहिए, साथ ही साथ हमें यहाँ पे मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पे 52 की, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपका ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल आपका बोलता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, बेसिकली ये आर्टिकल आपको बोलता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल ये चीज़ बताते हैं कि प्रेसिडेंट इंडिया में होना चाहिए, तो वो आर्टिकल है आपका यहाँ पे आर्टिकल 52, ठीक है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आप एक और यहाँ पे याद कर लेना है, वो है आपका यहाँ पे आर्टिकल 40, जो कि आपका यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड है आपके यहाँ पे डीपीएसपी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सबकी बात कर ली, यह सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो जो आपके यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल और भी हैं, ये भी आपको यहाँ पे आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, रॉन्ग आपको पूछ रहा है अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखो जो हमारी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए, ये हमने यहाँ से लिए रशिया से, ठीक है। उस टाइम पे हमारा ये था यूएसएसआर, तो आप यहाँ पे रशिया भी बोल सकते हो, यूएसएसआर भी बोल सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे
वहाँ पे आप मार्क कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी की थी, तो वो थी आपके यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी। तो यहाँ पे पहला तो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे इन्हीं की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको यहाँ पे अलग भी पता होना चाहिए वो है आपको यहाँ पे कि पार्ट कौन सा था। तो पार्ट था 4A और आर्टिकल कौन सा था, तो आर्टिकल था यहाँ पे 51A। ठीक है, तो 51A में आपको दिखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, और 51A आपका कौन से पार्ट में है, पार्ट 4A में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम यहाँ पे अगले में बात करते हैं, तो वो आपके यहाँ पे दे रखा है कि फर्स्ट 10 जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, पहले मतलब शुरू की 10 जो आपकी ड्यूटीज है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपके यहाँ पे ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपकी गलत है और गलती आपसे पूछ रहा है। फिर थर्ड में आपको दे रखा है कि 11th जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपकी ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ईयर भी लिख लेना है। यहाँ पे ये आपका हुआ था 1976 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका 86 जो था आपका, ये आपका आया था यहाँ पे 2002 में। ठीक है, तो CA आपका जो 86 वाला है, ये आया था 2002 में। और ये आपका यहाँ पे बेसिकली रिलेटेड है आपके यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड केयर से रिलेटेड। ठीक है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो इससे भी ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये सेपरेटली अलग ऐड हुई थी। तो आपको यहाँ पे फोर्थ पे यही दे रखा है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपकी, ये रिलेटेड है आपके यहाँ पे चाइल्ड केयर और एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपकी ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपकी गलत कौन सी है यहाँ पे, सेकंड आपकी यहाँ पे गलत थी, क्योंकि हमने यहाँ पे 44 से ऐड नहीं किया। हमारी शुरू की 10 फंडामेंटल ड्यूटी हमने यहाँ पे 42nd से ऐड की है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाना है, क्योंकि ये आपकी स्टेटमेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका आर्टिकल पता होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे 352। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी का क्या होता है यहाँ पे 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या होता है यहाँ पे 360। ठीक है, तो यहाँ पे हर 4 के बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो। आप इजीली इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी को हम लोग यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए। अगर आपसे यहाँ पे ऐसा पूछते हैं यहाँ पे कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया, और कभी कभी यहाँ पे मिस यूज़ भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको बस पता होना चाहिए। ठीक, अब फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे जो आपको पूछ रखा है कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, तो सबसे पहला आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि इट विल फर्स्ट इम्पोज फॉर 6 मंथ ओनली। तो यहाँ पे देखो ये आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे प्रोक्लेमेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी हम लोग यहाँ पे घोषित कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलता है यहाँ पे कि मतलब अनाउंस कर देता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट को हम लोग बेसिकली हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है, तो इनिशियली यहाँ पे वो 6 मंथ के लिए ही लगती है शुरू में। ठीक है, और प्रोक्लेमेशन के लिए भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ने बस सीधा बोल दिया, उसको यहाँ पे पास कराना पड़ता है यहाँ पे पार्लियामेंट से भी। ठीक है, तो यहाँ पे 30 दिन के अंदर हमें यहाँ पे प्रोक्लेमेशन के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली अपना यहाँ पे पास कराना पड़ता है, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। अब जब मैं यहाँ पे पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब हमें ये सब चीज़ें हमें दोनों हाउसेज से ही पास करानी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 6 मंथ के लिए तो इनिशियली लगती है, पर यहाँ पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसको इन्फिनाइट टाइम। तो यहाँ पे 3 ईयर के लिए हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपका होना चाहिए था इन्फिनाइट टाइम के लिए हम बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सेकंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपकी यहाँ पे गलत दे रखी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आपको दे रखा है कि फ़रुखुद्दीन अली अहमद डिक्लेयर द इमरजेंसी विदाउट अ रिटर्न एडवाइस। तो यहाँ पे देखो ये एकदम करेक्ट आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये आपका फैक्ट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जो आपकी यहाँ पे 1975 में आपकी यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे विदाउट रिटर्न एडवाइस यहाँ पे प्रेसिडेंट ने बेसिकली यहाँ पे इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दी थी। ठीक है, तो इसी की बात हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे एक लॉ, यहाँ पे आप बोलो यहाँ पे बिल के थ्रू एक आपके यहाँ पे स्टेटमेंट और ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जब तक रिटर्न एडवाइस नहीं आती है तब तक वो यहाँ पे इमरजेंसी को घोषित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे गलत क्या है, आपका सेकंड ऑप्शन गलत है, एक्सटेंड अप टू 3 ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस पता होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी टुक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे पहली यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें यहाँ पे गांधी जी नहीं गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब यहाँ पे हुई थी, तो उसमें यहाँ पे इन्होंने अटेंड नहीं किया था फर्स्ट को। तो उसके बाद यहाँ पे जो आपके ब्रिटिश यहाँ पे जो कंपनी थी, ठीक है, मतलब फिर आप बोलो यहाँ पे जो आपका ब्रिटिश इंडिया था, यहाँ पे जो यहाँ पे सरकार थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी,
तो उनको यहाँ पे पता चल गया था यहाँ पे कि गांधी जी यहाँ पे होना ज़रूरी है अगर हमें यहाँ पे किसी भी नतीजे पे पहुँचना है तो, ठीक है? तो उसके बाद जब यहाँ पे सेकंड आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें आपके यहाँ पे गांधी जी गए थे, ठीक है? और ये इकलौती आपकी यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी जी गए हैं, ठीक है? तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे सेकंड ही होने वाला है और यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि गांधी-इरविन पैक्ट यहाँ पे साइन हुआ था, ठीक है? ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि गांधी-इरविन आपका यहाँ पे पैक्ट साइन हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दिल्ली पैक्ट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है? तो दिल्ली पैक्ट से भी हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। पर यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था यहाँ पे कि जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाई थी, क्योंकि एकदम से आपके यहाँ पे जो इरविन था यहाँ पे जो आपके वाइसरॉय था, तो उसके बाद यहाँ पे इरविन को चेंज करके यहाँ पे वेलिंगटन वाइसरॉय बना दिया गया था, ठीक है? तो जिसकी वजह से भी दोनों की जो यहाँ पे सोच थी ना, इरविन और वाइ जो आपका यहाँ पे वेलिंगटन था, दोनों की सोच भी अलग थी। तो जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई थी इरविन के साथ, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फुलफ़िल नहीं कर पाया था। इसके बाद से हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि जब यहाँ पे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब आपकी यहाँ पे हुई थी, तो उसको यहाँ पे किसी ने भी अटेंड नहीं किया था, ठीक है? गांधी जी ने भी यहाँ पे अटेंड नहीं किया था और हर एक ने यहाँ पे बेसिकली इसको इग्नोर कर दिया था। तो ये चीज़ बस आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बस यहाँ पे आपके गांधी जी गए थे, ठीक है? नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपकी एचआरए जो आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी, वो यहाँ पे कहाँ पे फाउंड हुई थी और कब फाउंड हुई थी, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो आपका है यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ठीक है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है? तो ये आपका इसका फॉर्म आपके फुल फॉर्म है, ये आपको बस पता होना चाहिए पहले तो। और ये आपकी फॉर्म हुई थी 1924 में, ठीक है? और ये आपकी थी यहाँ पे कानपुर में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आपकी कहाँ पे थी, 1924 में फाउंड हुई थी और ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट मतलब फॉर्म हुई थी आपके यहाँ पे कानपुर में, ठीक है? तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इसके फाउंडर कौन कौन थे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फाउंडर की बात करते हैं, तो सबसे पहले थे यहाँ पे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है? तो राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पे एक फाउंडर ये थे। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे फाउंडर थे हमारे यहाँ पे सचिन सान्याल, ठीक है? तो सचिन सान्याल भी यहाँ पे ये फाउंडर थे। और जो लास्ट आपके यहाँ मतलब 3 फाउंडर थे, तो तीसरे आपके थे यहाँ पे जोगेश चंद्र चैटर्जी, ठीक है? तो जोगेश चंद्र चैटर्जी आपके यहाँ पे तीसरे फाउंडर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है? तो ये तीनों आपको यहाँ पे पता होने चाहिए और आपको पता है कि काकोरी वाला जो यहाँ पे ट्रेन वाला यहाँ पे जो कांड हुआ था, उसको भी यहाँ पे इन्होंने ही किया था। तो यहाँ पे ये वाला जो कांड है आपका यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, काकोरी रॉबरी वाला। तो काकोरी रॉबरी वाला जो आपका यहाँ पे कांड है, ये आपको देखने को मिला था यहाँ पे 1925 में, ठीक है? तो ईयर भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बेसिकली आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा पूछने के लिए। अब उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला था जो आपके यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका यहाँ पे नाम बदल के कर दिया गया था यहाँ पे HSRA, ठीक है? HSRA। तो एस का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो है आपका यहाँ पे सोशलिस्ट, ठीक है? तो बस आपका यहाँ पे एस यहाँ पे ऐड कर दिया गया था, जिसका मतलब है सोशलिस्ट। बाकी आपका पूरा नाम वही सेम था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है? और ये आपका हुआ था जब यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट बने थे तब, ठीक है? तो ये बस आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि जब यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जब यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट बने थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, तब उन्होंने यहाँ पे ये स्टेप उठाया था, ठीक? तो बस आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपके लिए भी। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका यहाँ पे कि कानपुर में बनी है 1924 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो देखो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को ही हम लोग यहाँ पे द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसको बनाया था आपके यहाँ पे विलियम एडम ने यहाँ पे लंदन में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो विलियम एडम और साथ ही साथ आपके यहाँ पे एक और थे जिन्होंने यहाँ पे ये बनाया था, तो वो थे आपके यहाँ पे जॉर्ज थॉमस, ठीक है? तो वो कौन थे आपके यहाँ पे, तो वो थे आपके यहाँ पे जॉर्ज थॉमस, ठीक है? तो यहाँ पे इन दोनों ने बेसिकली मिलके यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसको हम लोग यहाँ पे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, विलियम एडम ने यहाँ पे लंदन में जाके बनाई थी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे द्वारका नाथ टैगोर की, ठीक है? तो द्वारका नाथ टैगोर ने बेसिकली यहाँ पे क्या बनाया था, तो द्वारका नाथ टैगोर ने आपके यहाँ पे जमींदारी एसोसिएशन बनाई थी, जिसको हम लोग यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वरना आपके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूक नायक जो आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर है, उसको यहाँ पे किसने पब्लिश किया, यहाँ पे आप बोल सकते हो किसने रिटर्न मतलब किसने लिखा है वगैरह। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर है आपका यहाँ पे B.R. अम्बेडकर ने बेसिकली यहाँ पे इसको फाउंड किया था, यहाँ पे वो इसके यहाँ पे पब्लिशर थे, ठीक है? और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे बाकी के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो देखो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है यहाँ पे
अगर हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू की, ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा था, तो ये आपका था यहाँ पे इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये कौन सा था आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट, आपका यहाँ पे ये न्यूज़पेपर था, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे दादा भाई नारोजी के बारे में, तो यहाँ पे इनका यहाँ पे जो न्यूज़पेपर था वो था आपका यहाँ पे वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर आपसे यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने दो बेसिकली यहाँ पे न्यूज़पेपर लिखे हैं। तो पहला तो आपका है यहाँ पे मिरात उल अकबर। ठीक है, मिरात उल अकबर, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा आ जाता है, तो दूसरा आपका यहाँ पे है संवाद। ठीक है, संवाद कोमुंडी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे सेकंड न्यूज़पेपर है जो इनके द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे दादा भाई नारोजी। तो इन्होंने बेसिकली ये बोला था कि जो आपके यहाँ पे ब्रिटिशर्स है, वो यहाँ पे जो इंडिया के एसेट्स थे, जो भी आपके यहाँ पे मनी हो गया, गुड्स है, कुछ भी हो गया, जो कंट्री से रिलेटेड है, कंट्री का है, यहाँ पे इंडिया का है, उसको वो यहाँ से ले जाके यहाँ पे वो आउटफ्लो कर रहे थे अपने नेशन में। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमी पे यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। तो इसी को यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे थ्योरी का नाम दिया यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जो कि यहाँ पे इंडिया से आप सारी चीज़ें यहाँ पे ले जा रहे हो, इंडिया को एकदम ही आप बोलो कि पूरी बुरी तरीके से आपने यहाँ पे उसको ड्रेन कर लिया यहाँ पे, और उसके हिसाब से फिर आपने अपनी कंट्री को अपना ऊपर कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ से सब कुछ निकाल के आप अपनी कंट्री में ले जा रहे हो। तो उसी थ्योरी को इन्होंने नाम दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दादा भाई नारोजी ने ये थ्योरी दी। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज थी हमारी यहाँ पे सेंसेक्स 2011 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे बंगाली, क्योंकि हिंदी हमारी फर्स्ट पे थी, बंगाली हमारी क्या थी, सेकंड पे थी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिली थी यहाँ पे मराठी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है वैसे तो। ठीक है, तो थर्ड आपकी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मराठी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिली थी तेलुगु। ठीक है, तेलुगु के बाद आपकी यहाँ पे आती है तमिल, और तमिल के बाद आपकी यहाँ पे आती है गुजराती। ठीक है, तो गुजराती आपकी जो है यहाँ पे वो आपकी आती है तमिल के बाद, और उसके बाद आपकी यहाँ पे उर्दू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे उर्दू उसके बाद है। तो ये इसका यहाँ पे सीक्वेंस है। यहाँ पे वैसे तो आपसे सारी लैंग्वेज नहीं पूछेगा, आपसे सेकंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट, बस यहाँ तक पूछ सकता है। पर मैंने आपको ये सब बता दिया, तो बस आपको यहाँ पे याद कर लेना है। यहाँ पे सीक्वेंस आप इजीली तरीके से याद कर लो, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे स्पीकिंग के हिसाब से। ठीक है, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में भी यहाँ पे ये न्यूज़ में रहा है आपका यहाँ पे सुदर्शन सेतु। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो सुदर्शन सेतु है यहाँ पे, वो आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिला है। ठीक है, या तो आपको इस तरीके से पूछेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे कहाँ पे वो इनाग्रेट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर आपके यहाँ पे गुजरात। और तीसरा आपसे यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं कि किस किस जगहों को यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपका ये जोड़ता है। तो पहला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे बेट द्वारका। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे गुजरात के पास। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, बेट द्वारका आइलैंड। उसको यहाँ पे ये किससे जोड़ता है, तो ये आपको जोड़ता है यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, गल्फ ऑफ कच्छ से बेसिकली यहाँ पे जोड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ओखा आप यहाँ पे ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ओखा टू बेट द्वारका आइलैंड बेसिकली यहाँ पे इसको जोड़ता है। ठीक है, तो कनेक्शन के अकॉर्डिंग भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ यहाँ पे 8 से 10 मिनट की, आप उसको यहाँ पे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे करंट अफेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सब कुछ इसके बारे में समझा रखा है। अगर आपको वो देखनी हो तो आप यहाँ पे चैनल पे जाके आप इजीली देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपको यहाँ पे काइलेग्नर स्पोर्ट्स किट है, यहाँ पे जो आपकी ऐसी स्कीम आई है, वो यहाँ पे कौन सी स्टेट ने यहाँ पे बेसिकली लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु ने यहाँ पे ये काइलेग्नर स्पोर्ट्स किट का यहाँ पे लॉन्च किया है। और आपको यहाँ पे जो पता होना चाहिए कि इन्होंने बेसिकली इस इनिशिएटिव के थ्रू या इस स्कीम के थ्रू इन्होंने 12,000 गाँव में यहाँ आप बोल सकते हो यहाँ पे इस किट को यहाँ पे आपने इस पर्टिकुलर किट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, स्पोर्ट्स किट्स को। तो आपको बस इतनी चीज़ यहाँ पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में किया आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर आपको किसी में कोई डाउट भी होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे इससे पहले के पार्ट्स नहीं देख रखे हमारे प्रैक्टिस सेट के, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन पे दे रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और वहाँ पे साथ ही साथ हमने यहाँ पे PYQ जो सीरीज हमने यहाँ पे की थी, उसका भी यहाँ पे लिंक मैंने दे रखा है यहाँ पे उस प्लेलिस्ट का, उसको भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपने अभी तक PYQs भी सॉल्व नहीं किए, तो उससे आपके यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आपका यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।